अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़त फिर आ गया और जिसका इंतज़ार था वो आ गया और उसके साथ अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं। लेकिन सबसे पहले हस्बे वादा रमज़ान मुबारक के हवाले से हदीस पाक आपकी खिदमत में एक पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला काज़ी के साथ होता है, जब तक वो ज़ुल्म ना करे। यानी अल्लाह ताला उस तक उसके साथ होता है जब तक वो ज़ुल्म ना करे। जब वो ज़ुल्म करता है तो अल्लाह ताला उसे उसके नफ्स के सुपुर्द कर देता है। देखें कितनी बड़ी बात है। ये सुनन इब्न माजा है 2312 और ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो कि इंसाफ के सीट पे बैठे हुए हों और इंसाफ ना करें, तो फिर आप ये देखें कि अल्लाह ताला उनके साथ क्या कहता है कि वो उनको नफ्स के सुपुर्द कर देता है और जिसको नफ्स के सुपुर्द कर दे, तो इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि जब हम किसी भी जगह पे हों इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे करें। वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा कि वल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है उनसे गुज़ारिश होगी कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। मुझे यकीन है कि हमारे हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, एक तो ख़त आ गया है और दूसरी बात ये है कि तहरीक का भी आगाज़ हो चुका हुआ है, ऐलान हो गया है, अब इंशाअल्लाह देखेंगे कि मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। अलीमा साहबा की भी एक स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर जियो वगैरह जो है वो काफ़ी खुश हैं, वो भी ज़रा देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है। और फिर ये है कि असद कैसर साहब ने गंडापुर साहब को कह दिया कि जी आप ज़रा फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अपने जो है ना की पींगे-शींगे जो बढ़ा रहे हैं आप, उसको ज़रा कम कर दें। इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, उनका ज़रा तज़िया करते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी लाहौर से जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी इफ़रार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई और मैं प्रोग्राम से पहले आपसे पूछ रहा था तो आपने कहा कि लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा है आजकल, रोज़े-शोज़े बड़े आराम से आप रख रहे हैं माशाल्लाह और आखिरी अशरा जो शुरू होने वाला है, तो आपसे भी गुज़ारिश होगी और बाकी तमाम देखने वालों से भी गुज़ारिश होगी कि इन आखिरी चंद दिनों में हम सब के लिए दुआ करें और बिलख़ुसूस जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनके लिए भी और पाकिस्तान में जो लोग वो कुरान पाक की एक टर्म है मुस्तज़फ़ीन कि जो मुस्तज़फ़ीन हैं, जो कमज़ोर या लोग हैं, जो माशी तौर पर भी कमज़ोर हैं, हर लिहाज से जो कमज़ोर हैं, उनके लिए माली तौर पर भी उनकी मदद करें और उनके लिए दुआ करके भी उनकी मदद करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सलमान भाई आप ज़रा थोड़ा-सा ये मुझे बताएँ कि फिर वो आ गया, हमारे सजना का खत पहुँच गया जनाब और उन्होंने आपको सैंक्शन दे दी कि जनाब वेल डन शहबाज शरीफ साहब 47 मैं माशाल्लाह आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत बना ली है। तो हम आपके साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं हर मामले में। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी? देखिए, पाकिस्तान की अगर कौमी सियासत का तज़िया करना हो तो दो खत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक खत जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि हम आपके साथ खड़े हैं और सेम पेज पे हैं, बल्कि लाने वाले भी हम ही हैं आपको। वो क्लियरेंस देते हैं कि जब तक हम आपके साथ हैं आपकी हुकूमत बरकरार रहेगी। और दूसरा खत अमूमी तौर पे हम अमेरिका को समझते हैं और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अगर अमेरिका हमारी पुष्ट पर हो तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ उतना आगे नहीं जा सकती जितना वो आगे जाना चाहेगी। तो इन दोनों खतूत की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब इस वक्त खुश तो बहुत होंगे कि ना सिर्फ उनको अमेरिका की हमायत है बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की उनको भी भरपूर हमायत है। लेकिन याद रखिए पाकिस्तान के हर हुक्मरान तबके को अमेरिका की भी हमायत हासिल होती है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल होती है। बल्कि उससे दो कदम आगे चले तो बहुत से लोगों को सऊदी अरब की हमायत भी हासिल होती है और यूएई की हमायत भी हासिल होती है। लेकिन जब किसी हुकूमत पे बुरा वक्त आता है तो यही हमायती जो है उनकी जान छोड़ देते हैं, उनका पीछा छोड़ देते हैं, चाहे वो फौजी जर्नैल की शक्ल में मौजूद हो और चाहे वो सियासी हुक्मरान हो। तो ये याद रखिए कि ये कोई हतमी बात नहीं है कि इस तरह की हमायत के साथ हमारी इक़्तिदार महफूज हो गया है। असल चीज ये होती है कि दो बातें, एक ये कि पाकिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत को किस तरह से देखा जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत का परसेप्शन क्या है। क्या आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है या आप एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है? क्या आप एक मजबूत हुकूमत है और क्या आप एक कमजोर हुकूमत है? क्या लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं या अदम एतमाद का मुजाहरा करते हैं? क्या लोग आपको हुक्मरान समझते हैं या वो समझते हैं कि ये हुक्मरान नहीं है बल्कि एक मखसूस टोला है जिसको इक़्तिदार में लाया गया है? और दूसरा बड़ा नुकता ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप हमें डिलीवर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो अब आप देखिए अमेरिका की हमायत एक तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की हमायत एक तरफ। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले 6 माह के अंदर ये डिलीवर ना कर सकी
और वो मसाइल खास तौर पे महंगाई के, माशी बदहाली के, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, अद्वियात और जो रोजमर्रा की अशिया है, उसकी कीमतों में कोई कमी नहीं आती और लोगों की जिंदगियों में थोड़ी सी माशी आसूगी के मुकाबले में खुशहाली पैदा नहीं करती, तो फिर ये अमेरिका की हमायत भी उनके काम नहीं आएगी, ना पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की हमायत उनके काम आ सकेगी। आप बहरहाल तो एक कमी की बात सर्टिफिकेट कर रही उनको हैं, मिला है। आप तो नहीं, कमी की बात एक कर और रही हैं, उधर इसमें हम एक तो और सुन रहे पहलू हैं कि सुन ले, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक और भी सुन ले। ये जो बाइडेन इंतजामिया है जिन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया है, इनकी अपनी हुकूमत कितनी बाकी रह गई है, ये भी जहन में रखिएगा। इस ये भी साल उनके साक्षियों पे इंतखाबात पड़ेगी। होने, नई इंतजामिया आनी है, नई हुकूमत आनी है, तो लेट्स सी इसमें से क्या चीजें निकलती हैं। ये कोई खुशी का पहलू नहीं है। जो सबसे ज्यादा तशवीश का पहलू ये है कि पाकिस्तान की स्टेट क्राफ्ट के अंदर जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने की क्या सलाहियत पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद है। अगर वो सलाहियत मौजूद है तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर वो सलाहियत नहीं है तो डे बाय डे जिस तरह से इश्यूज उभर के सामने आ रहे हैं, वो जाहिर करते हैं कि हम हमारे लिए हालात इतने अच्छे नहीं है जितना हम हालात को अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन सलमान भाई, आप ये देखें, आपने स्टेट क्राफ्ट की बात की है, तो स्टेट क्राफ्ट की तो एक पहली अजीब सी बात हमने देखी ना इनके आते ही, कि ये जो सीसीआई है, मुश्तरका मफादात काउंसिल है, उसकी तश्कील में हमने देखा कि पहली मरतबा वजीर खजाना को आउट कर दिया गया है और वजीर खारजा साहब बीच में आ गए हैं। अब ये अजीब सा स्टेट क्राफ्ट हो रहा है, ये मजाक नहीं है। देखिए ना, ये तो अपना मजाक तो बहुत छोटा वर्ड है। यानी एक फर्द को खुश करने के लिए या एक खानदान के सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जान हिसाबदार से नहीं छूट रही, या आप नहीं छोड़ आपसे आपकी नहीं छूट रही, या वो उनकी नहीं छूट रही। ये पहली दफा है कि वजीर खारजा जो है वो इक्तिसादी अमूर पे ज्यादा दिलचस्पी ले रहे। और मैंने कल अभी एक कॉलम लिखा है जो एक दो दिन में छपेगा, कि कहा जा रहा है कि जी इसाकदार साहब जो है वो इक्तिसादी सफारतकारी और इक्तिसादी डिप्लोमेसी के माहिर है। ये भी टर्म हम पहली दफा सुन रहे हैं। तो वजह यह है कि उनकी वजारत खारजा, उनको भी पता है कि वहां कितनी स्पेस है और कितने वो इंडिपेंडेंट फैसले कर सकते हैं, इसलिए बार बार टांग अड़ाई जा रही है मीशत के अंदर। अब असूली तौर पे तो जो नए वजीर खजाना है, अगर वो वाकई थोड़ी सी उनके अंदर जरूरत है तो वो जरा मुजाहरा करें उसका और कहें कि जनाब या तो आप इसहाकदार से मीशत को चला लें या मेरे से मीशत को चला लें। आप देखिए ना, ये जो मिफ्ता इस्माइल का और इसहाकदार का क्लैश हुआ था, मैं आगे जाकर इसी तरह का क्लैश देख रहा हूँ और अपना वजीर खजाना का और वजीर खारजा का और वजीर आजम के दरमियान। अच्छा, ये इसके पीछे मंतक क्या है? इसके पीछे मंतक ये है कि शरीफ खानदान का कंट्रोल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट करे, ये परसेप्शन ना मिले कि चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो अब ये जो एडवाइजरी काउंसिल बनी थी इकोनॉमिक वाली, ये उनका काम है, वो भी सोचे एस्टैब्लिशमेंट वाले कि जनाब ये कौन सा ऐसी गिदड़ सिंगी है जो वजारत खारजा की तरफ से मईशत की बेहतरी के लिए लाई जाएगी। और ये मैं समझता हूं कि बड़ा क्लियर मैसेज है कि जनाब हम अपने खानदान के मामलात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और हमारी जो भी फैसले हैं वो हमारी खानदान की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे। क्योंकि सागदार साहब जो है वो सिर्फ वजीर खजाना नहीं है, बल्कि शरीफ खानदान के एक अहम फर्द हैं और उनके मफादात को तकवीत देते हैं। तो मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि सागदार को अब सिर्फ आप इस तरह से ना देखें कि वो नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं। आजकल उनके ताल्लुकात शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत अच्छे हैं और बहुत पहले उनको ये एहसास हो चुका था सागदार साहब को कि मुस्तकबिल जो है वो नवाज शरीफ के मुकाबले में शहबाज शरीफ का है, इसलिए उन्होंने अपने मामलात वहां दुरुस्त कर लिए थे। और शहबाज शरीफ समझते हैं कि अगर सागदार होंगे तो उनके अपने मफादात को भी प्रोटेक्शन जो है वो सागदार के जरिए मिल सकेगी। तो ये एक खानदानी लड़ाई है जिसके अंदर पार्टी को और वजारत खारजा को और वजारत खजाना को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इनके जो सरप्रस्त है इस्टेब्लिशमेंट, ये उनको सोचना होगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के मामलात हैं वो भी अजीब तरह के चल रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पहले भी हमने बात की थी इस बारे में, लेकिन अब सुना है कि असद कैसर साहब ने भी कह दिया है कि जनाब गंडापुर साहब को मना किया कि आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो फिलहाल काट दें, खत्म कर दें और बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। और साथ साथ तहरीक की भी बातें हो रही हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी इस्तीफों का भी मुतालबा कर दिया है। तो ये पीटीआई की स्ट्रेटजी आपको इस वक्त क्या नजर आ रही है? देखिए, एक तो पहले भी मैं आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि इमरान खान को अब ये फैसला कर लेना चाहिए
कि जो वुकला की सियासत है उसमें पीटीआई को मत उलझाया जाए। और अब ये मामलात असद कैसर साहब को मैनेज करने चाहिए और असद कैसर साहब इसको लीड करते हुए नजर आने चाहिए और उनके ऊपर रिलाई किया जाए पीटीआई की तरफ से। उसकी वजह यह है कि अब एक सियासी मसला है, उसका हल भी सियासत के अंदाज से ढूंढा जाए। अब कल मैं हामिद खान का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ ये पंजोता साहब कौन है, मैं इनकी मरवत साहब की तो कोई अहमियत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि हामिद खान साहब खुद जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पीटीआई के जो बुकला विंग है उनके दरमियान, क्योंकि बुकला की अपनी ग्रुप बंदी बहुत है। अब हामिद खान सेनेटर भी बिना मुकाबला मुंतखब हो गए हैं तो वो अपने आप को ज्यादा एम्पावर समझेंगे और चाहेंगे कि बुकला के अंदर वो लीड करें। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो बड़े कमजोर प्रेसिडेंट साबित हुए हैं, वो अपने आप को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। कभी वो उनकी लड़ाई किसी से होती है, कभी किसी से तलखी होती है, फिर बाद में जब्बियां डल जाती हैं। तो लगता ही है कि जैसे पीटीआई के अंदर इस वक्त एक लीडरशिप का क्राइसिस है। अभी वो जो एक वो अपना बखर की सीट का मसला था, तासुर ये दिया गया कि इमरान खान साहब ने उनकी हमायत की थी। अब पता चला जी इमरान खान को तो पता ही नहीं था, ये तो अपना उमर अयूब जो है वो और हमाद अजहर साहब। अब देखिए ना, हमाद अजहर साहब का मामला भी ये है कि वो रुपोश है, सामने आना नहीं चाहते। पीटीआई को चाहिए कि ऐसे लोग जो फ्रंट फुट पे हैं इस वक्त मौजूद है, जिनकी प्रेजेंस है, उनको पार्टी के मामला दिए जाए। तो इसलिए पीटीआई के अंदर इंटरनल क्राइसिस बहुत बढ़ रहे हैं और ये बुकला जो है वो किस पीटीआई की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि उस लड़ाई को और ज्यादा गहरी कर रहे हैं जो पीटीआई के अंदर इंटरनली सामने आ रही है। तो मेरा ख्याल ये कि एक तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो मामला जो है, मेरा ख्याल है सियासी तौर पर असद कैसर साहब को फ्रंट फुट पे लाना चाहिए। वो माकूल आदमी है, ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं, साबिक स्पीकर है और पुराने नजरियाती कारकुन है इनके, पीटीआई के कमिटेड लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर शाह महमूद कुरैशी भी अंदर है, चौधरी परवेज लाई भी अंदर है, इमरान खान भी अंदर है, यास्मीन राशिद भी अंदर है, तो मेरा ख्याल है कि इस मौके पे असद कैसर साहब जो है उनको फ्रंट फुट पे आना चाहिए ताकि ये मामला आगे चले। दूसरी बात यह है कि तहरीक चलाने की बात की जा रही है, अभी बड़ी मुश्किल से उनको इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिली है। अब देखना यह है कि जब जलसा होगा तो क्या उनको फ्री हैंड भी मिलेगा जलसे में, या वहां पर भी गिरफ्तारियां होंगी और वहां पर रुकावटें पैदा की जाएंगी। तो तहरीक तो उस वक्त चलती है ना जब आप किसी को जरा आजादाना बुनियादों पर सियासी अमल करने दें। तो अभी पीटीआई को सियासी अमल करने की कितनी इजाजत मिलती है ये देखना होगा, उसी के नतीजे में कोई तहरीक चलाने की बात हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि आपकी तहरीक जो है वो डिजिटल मीडिया पे चल रही है और सोशल मीडिया पे भी चल रही है, आप आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक प्रेजेंस प्रैक्टिकली आपकी मूवमेंट में नजर नहीं आएगी, मुझे लगता है कि उसमें भी मसाइल है, पीटीआई के लिए इतनी जल्दी आसान होने वाले नहीं है। लेकिन एक चीज तो है कि पीटीआई ने एक बड़ा प्रेशर तो डाला हुआ है इस वक्त हुकूमत के ऊपर, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर ये अपने इंटरनल मसाइल जो है उसको चुराहे के अंदर डिस्कस करने की बजाय, टॉक शोज के अंदर डिस्कस करने की बजाय इंटरनल डेकोरम के अंदर डिस्कस करें और एक दो लोग स्पोकमैन के तौर पर सामने आए, तो फिर शायद पीटीआई का ये जो इंटरनल क्राइसिस है ये किसी हद तक कम हो सकता है। ठीक। अच्छा, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, जो बानी चेयरमैन कहते हैं इमरान खान साहब, उनके बारे में लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी हैं जी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर पहले भी हमला हो चुका हुआ है, तो हम किसी मजीद हादसे के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लियाकत अली खान भी, बेनज़ीर भुट्टो भी, वो भी शहीद हो चुकी हुई हैं। तो इमरान के बारे में उन्होंने पूछा कि कैसे खदशात उनके मौजूद हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, शहजाद अहमद साहब, उनके ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं या ऑब्जर्वेशंस कह लें, इनसे आप क्या अखज़ कर रहे हैं? क्या अदलिया में कुछ मूड बदल रहे हैं? देखिए, अदलिया का मूड तो काफी हद तक बदला हुआ है, पहले से बदला हुआ है, और उस मूड की एक बहुत बड़ी झलक हमें ये 6 जजेस के खत से नजर आई है। लेकिन उन 6 जजों के खतों के साथ भी जो माशाल्लाह इंसाफ हुआ है वो भी बड़ा तारीखी है। यानी ये हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनका एहतसाब जो है वो एक रिटायर्ड जज जो है वो करेंगे। अच्छा, बड़ी सीरियस मसला ये है कि इस खत के अंदर 2 बड़े अहम इतराजात हैं। एक इतराज ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और साबका चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इन तमाम बातों का इल्म था और वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की बजाय इसमें टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे थे। एक बात तो मौजूदा जो जुडिशरी की क़यादत है सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके ऊपर अदम एतमाद किया गया या उनसे शिकायत की गई है। दूसरा ये कहा गया कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल जो है वो बड़ा जबरदस्त है और वो हमें मुदाखलत किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, फैसलों पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट को, और बुलाना चाहिए था, पूछा जाना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है।
तो उन्होंने वहां पे बैठ के आपस में जो है ना वो मट्टी पाव पॉलिसी के तहत ये तय किया कि काबीना की अप्रूवल से एक रिटायर्ड जज के ऊपर एक कमेटी बना, इसकी कमीशन बना दिया जाएगा। यानी आप उस मामले को दबाना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी हाल में इस सारे मसले का हल निकालने की कोशिश की है, तो लोग तो उस पर काफी तनकीद कर रहे हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छा, जुडिशरी के अंदर भी लोग ये कह रहे हैं कि भी ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में ये जुडिशरी के हक में नहीं है, और जुडिशरी के साथ दबाव डालकर जो फैसले करवाने की कोशिश की जा रही है और जिस उजलत में करवाई जा रही है वो भी किसी के मफाद में नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या लाहौर हाई कोर्ट के हैं या किसी और जगह के हैं, इन सब के ऊपर एक प्रेशर तो है, एक दबाव तो है, वो हम देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब भी किसी को रिलीफ मिलता है तो आप देखते हैं कि इंतजामिया फिर हरकत में आ जाती है और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। अब सनम जावेद की जमानत हुई थी तो कहा जा रहा है कि उनको मियां वाली दहशतगर्दी केस में जो है दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। तो जब आप इस तरह के सिचुएशन के साथ जुडिशरी को चलाएंगे तो ये जुडिशरी के ऊपर बड़ा क्रिटिकल टाइम है। अगर यहाँ ट्रेन मिस कर दी चीफ जस्टिस ने तो फिर आप ये याद रखिएगा कि ये जो सारी सवालात उठ रहे हैं इसका जवाब शायद नहीं मिल सकेगा। और ये जो हुकूमत की कोशिश है कि मट्टी पाव पॉलिसी के तहत इस सारे मामले को ठंडा किया जाए, हो सकता है कि आप इसमें कामयाब हो जाए, लेकिन जो लावा इस वक्त जुडिशरी के अपने अंदर है उन सवालों का जवाब दिए बगैर कैसे चीफ जस्टिस साहब अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको मेंटेन कर सकेंगे। और खास तौर पे इन हालात में कि जब एक बड़ी पार्टी जो है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसने मुतालबा कर दिया वो आपके इस्तीफे का, तो उसमें फिर जाहिर है कि मामला तो उनके लिए भी खतरनाक हो जाएंगे ना। मजीद आइंदा चंद दिनों में उनके लिए फिर फैसले करने भी जरा मुश्किल हो जाएंगे। इसमें एक बड़ा रोल प्ले करना था, इसमें एक बड़ा रोल प्ले बनता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, पंजाब बार काउंसिल का, पाकिस्तान बार काउंसिल का, हाई कोर्ट एसोसिएशन का। अगरचे उनकी तरफ से बेशतर लोगों ने इस सारे वाकये के ऊपर जो है वो 6 जजेस के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि वकला की एक तहरीक जो है इनिशिएट हो सकती है आफ्टर ईद। वो देखनी होगी कि क्या वो होती है या नहीं होती है। उधर से एक तहरीक जो है वो सियासी तहरीक चलाने की पीटीआई बात कर रही है, एक सियासी तहरीक चलाने की बात मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, कुछ वकला कह रहे हैं कि ईद के बाद हम अपनी तहरीक चलाएंगे। तो ये देखते हैं कि ईद के बाद का जो मंजरनामा है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, और क्या ये कोलिशंस जो हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए हैं या जुडिशरी के अंदर के जो फैसलों पे इतराजात उठाए जा रहे हैं, इसका कोई रद्द-ए-अमल जो है किसी बड़ी तहरीक की सूरत में निकलता है या नहीं निकलता, ये ईद के बाद ही पता चल सकेगा। पता चलेगा। अच्छा, आसफा भुट्टो साहब माशाल्लाह हो गई हैं जी, बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं 207 जो हल्का नंबर है नवाबशाह का, उससे, और जितने भी उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े हुए थे वो सारे के सारे गायब हो गए और वो जनाब बिला मुकाबला जीत गई हैं। तो कितनी बड़ी ये कामयाबी है जी, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुबारकबादें दी जा रही हैं हर तरफ से उनको। आपको याद होगा कसाना साहब, एक जमाने में भुट्टो साहब को बिला मुकाबला इलेक्ट करवाने के लिए मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा करवाया गया था। बिल्कुल, ठीक है ना। और वो भुट्टो साहब ने कहा कि भाई वो जान अब्बासी साहब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मैं कैसे बिला मुकाबला हो सकता हूँ। कहने लगा सर साहब आप सिर्फ हमें इजाजत दें, बाकी काम हम कर देंगे। तो वो आपने देखा था, फिर उनका हुआ था, वो बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए थे। अब आसफा भुट्टो जो है वो बड़ी आसानी से जीत सकती थी पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर वहां से, और जितनी बड़ी वहां पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन है। लेकिन ये जो हमारी सोच है ना कि हमारे मुकाबले में बंदा क्यों कोई खड़ा हो, ये उसकी एक सोच की रिफ्लेक्शन है। और कहा जा रहा है कि तीनों उम्मीदवार जो खड़े थे उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया है, उनको गायब किया गया है, उनको हरासा किया गया है, उनको लालच दिया गया है और उनको बिठाया गया ताकि उनकी बेटी जो है वो बिला मुकाबला इलेक्ट हो जाए। आपने कर लिया, माशाल्लाह, जमहूरियत जिंदाबाद। और ऐसी ही जमहूरियत पाकिस्तान का मुकद्दर है अनफॉर्चुनेटली। अब आप देखिए ना, ऐसी ही जमहूरियत का एक शाखसाना ये भी निकला है कि जरदारी साहब ने तनख्वाह लेने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन साथ साथ अपने सिंध के जो घर है उनको ईवान सदर का एक बाकायदा प्रोटोकॉल दर्जा जो है वो दिलवा दिया है। अब वहां लाखों रुपए खर्च होंगे, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इधर से मरियम नवाज साहबा की बेचैनी भी बड़ी शानदार है कि 3 ऑफिस जो चीफ मिनिस्टर हाउस के थे उनको उनकी दोबारा तज़ीन और आराइश जो है उसके ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो बुजदार ने अपना बनाया था सेक्रेटेरिएट उसको मुस्मार कर दिया जाए क्योंकि इसमें प्राइवेसी कोई नहीं है, मैं वहां बैठूंगी नहीं। तो एक 3 जो मुख्तलिफ दफातर है, जैसे शहबाज शरीफ साहब के 5 वजीर आला हाउस हुआ करते थे, आपको पता है। तो ये जो हमारा जमहूरियत का मॉडल है, जहां धौंस के ऊपर, धांधली के ऊपर, अपनी अना के ऊपर बैठ के हम फैसले करते हैं और रियासत के वसाइल को खर्च करते हैं,
मैं समझता हूँ कोई अच्छी चीज नहीं है। और आसफा भुट्टो साहब का इस तरह से इलेक्शन जीतना भी कोई उनका कैरियर का अच्छा आगाज नहीं होगा। अच्छा अगर कल को ये उम्मीदवार बाहर निकल के कह दें कि हमें जबर की बुनियाद पर रोका गया था, ताकत की बुनियाद पर रोका गया था, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो फिर आप मुझे बताइए आसफा भुट्टो का जो कैरियर स्टार्ट हुआ है, पहले स्टार्ट होते ही उनके ऊपर ये बदनुमा दाव लग जाए कि जनाब उनको किस तरीके से जिताया गया है, तो ये कोई अच्छी सोच नहीं है। अच्छी लॉन्च नहीं हुई। हाँ, सही बात। अच्छा, मरीम नवाज से नहीं, आपने जिक्र किया उनका कि मरीम नवाज ने तो किसान कार्ड भी सुना है कि उसका प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है, और उनकी जो पीआर जो कैंपेन चला रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, वो तो कहते हैं जी कि उन्होंने तो वक्त डाल दिया पंजाब में, आते ही जनाब जबरदस्त किस्म के फैसले कर रही हैं, जबरदस्त किस्म के वो प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए 35-35 करोड़ रुपए का एक घर जो है बनाने का उन्होंने फैसला किया है। तो इसमें उनके मुखालफिन को क्या मसला है जी, वो इतने इतने अच्छे काम कर रही हैं। देखिए बात यह है कि मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे हुक्मरानों को मईशत की और गवर्नेंस की अलिफ बे का भी नहीं पता। अगर इनको पता होता तो ये दुरुस्त तरजीहात का तयन करते और देखते कि इस वक्त हमारी जरूरियात क्या है और कहाँ हमें अपने वसाइल खर्च करने चाहिए। अब ये जो गिमिक्स की बुनियाद के ऊपर, सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर, मीडिया की बुनियाद के ऊपर, इमेज बिल्डिंग की बुनियाद के ऊपर जो हुक्मरानी का निजाम है ना, इसमें शोबदाबाजी तो बहुत होती है, उसमें आपको दिखाया भी बहुत कुछ जाता है और उसमें आपको इमेज बिल्डिंग भी नजर आ रही होती है। उससे नीचे बैठे हुए सरफेस के अंदर जो हुक्मरानी का निजाम है वो इंप्रूव नहीं होता। अच्छा, अब आप देखिए, आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए, इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, फिर कहीं किसी ने किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए, किसी ने कुछ और कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए, यूथ कार्ड इंट्रोड्यूस हुए। देखिए बात यह है, मैं एक बात से समझने से कासिर हूं, आपका काम है नई सनतों का फरोग, आपका काम है छोटी छोटी नई सनतों को प्रमोट करना, उनको लेकर आना, उससे रोजगार पैदा करना। ये जो हम कार्ड बांटने के अंदर चल पड़े हैं ना सर, और इस कार्ड की बंदर बांट में फिर मैरिट का भी जिस तरह से इस्तेसाल होता है, शफाफियत का भी होता है, अरबों रुपए उसकी तशहीर के ऊपर लगा दिए जाते हैं, और पता ये चलता है कि जो कार्ड जो जिसके ऊपर मिसाल के तौर पे अगर आपने 20,000 रुपए महाना किसी को देने हैं तो उसके ऊपर 30,000 रुपए एडिशनल डाल के उसकी तशहीर का खर्चा डाल दें। ठीक है, ये मैंने कल लिखा है अपना एक आर्टिकल कि ये जो खैराती किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये डेवलपमेंट का लेंस नहीं है, ये वक्ती तौर पे तो एक चीज हो सकती है, ये मुस्तकिल बुनियादों का हल नहीं है। मुस्तकिल बुनियादें ये है कि आप अपने मईशत के जुड़े हुए निजाम जो है उनको ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तार बनाए, ज्यादा से ज्यादा शफाफ बनाए और ज्यादा से ज्यादा वाइबल बनाए। तो मुझे ये लगता है कि बेनजीर इनको मरीम नवाज को ये लगता है कि अगर वो नौजवानों के कार्ड, अब वो हेल्थ कार्ड और वो किसानों के कार्ड, वो मजदूरों के कार्ड, वो फना के कार्ड इंट्रोड्यूस करवा दें तो शायद मसला हल हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, इमरान खान का मुकाबला इन कार्डों से नहीं होगा, ये मेरी बात लिख लीजिए। इमरान खान का मुकाबला करना है तो आप बुनियादी रिफॉर्म्स करें, मईशत के अंदर, सियासत के अंदर, इंतजामिया के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर और FBI के अंदर, पुलिस के अंदर, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, तो तब तो कोई होगा। लेकिन अगर किसी का ख्याल ये है कि इस तरह की गिमिक से हम मुकाबला कर सकेंगे, हमारे बहुत से जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बताते हैं कि जिस तरीके से गिमिक्स की जा रही हैं उसमें इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। यानी अब वो किसी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा करती हैं तो पहले 4 पुलिस ऑफिसर जो है उनके प्रोटोकॉल में खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैडम ये हमारे फना फौजी पुलिस अफसर है, इन्होंने आपके लिए बड़ा शानदार ये पोर्ट्रेट बनाया, ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। यानी चापलूसी की इंतहा इस वक्त यहाँ पे नजर आ रही है कि जिस तरीके से उनके हुक्मरानी के निजाम को प्रेजेंट किया जा रहा है। अभी मैं, और फिर आप ये भी याद रखिए कि शरीफ खानदान को एक हमेशा से एडवांटेज रहा है मीडिया की सरपरस्ती का, और अभी बैठ के ये कह दिया गया, कल एक सर्वे करवा दिया गया कि जनाब 1 महीने में सबसे आला कारकर्दगी जो है वो मरियम नवाज की निकलकर सामने आई है। माशाल्लाह हमारे पास बड़े बड़े फिक्काबंद दानिश्वर है जो इस काम के बड़े माहिर होते हैं और उसी तरीके से वो खेल खेलते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि ये जो तनकीद हो रही है ना कि 6 जजों ने खत लिखा है, इसकी तनकीद करने वाले जरा एंकर्स और तजिया निगारों की फहरिस्त निकालें तो इनमें से बेशतर वो लोग हैं जिनको अभी हाल ही में सदारती अवार्ड बहुत मिले हैं, ठीक है ना, और माशाल्लाह उन्होंने उसका भी अपनी कीमत अदा करनी थी ना। तो मेरा मतलब है कि
जी जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गवर्नेंस के निजाम के लिए जो बुनियादी इस्लाहात हमें दरकार है, अगर आप वो नहीं करेंगे, राइट जगह पे राइट शॉट नहीं मारेंगे, एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ताकतवर लोगों को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, ये मसले हल होने वाले नहीं है। ये इस तरह की चीजों के साथ शायद आप जो है वो गिमिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन एक कोई बड़ी तब्दीली जो है वो कौमी सियासत के अंदर और लोगों की जिंदगी में नहीं आ सकती। ठीक है। अच्छा, आखिर में जरा मुझे ये बताएं कि ये चाइना वाला जो मामला हुआ है, अभी आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे अटैक हुआ और उनकी हलाकतें हुई 5 लोगों की, और उसके बाद चाइना को भी अब महसूस हो रहा है कि जैसे हमारी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है। इसी वजह से हम सुन रहे हैं कि उन्होंने अपने इंजीनियर से कहा है कि वो काम अपना रोक दें। जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे थे, उन्होंने अपना काम रोक दिया है। कितना बड़ा ये इशू है जो पाकिस्तान के लिए बन सकता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए, ये कितना बड़ा इशू है? देखिए, इससे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो मामलात हैं, उसमें पाकिस्तान खुद कहाँ खड़ा है? क्या पाकिस्तान कहीं अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मेंटेन करने में चाइना की कुर्बानी देना चाहता है, या चाइना के साथ खड़े होकर अमेरिका को नाराज करना चाहता है? क्योंकि ये जो तवाज़ुन पे मबनी पॉलिसी थी ना कि हम दोनों के साथ चलेंगे, ये आइडियली तो बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैग्मेटिकली जरा मुश्किल लगती है। फिर ये है कि सी पैक के हवाले से जो सिक्योरिटी के इश्यूज है, इसकी बड़ी जमानत तो हमारी स्टैब्लिशमेंट ने दी थी ना चाइना को। हुकूमत की क्या हैसियत है बेचारों की? तो अब सवाल ये है कि सी पैक के बारे में हमारी दिलचस्पी कितनी बाकी रह गई है, एक सवाल तो ये है। और क्या सी पैक जो है इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी का एरिया है भी या नहीं है? और ये जो IMF जो है बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहा है इस पूरे खेल में, उसमें क्या सी पैक के को हम अपनी तरजीह बुनियादों पर लेकर आगे चलना चाहते हैं, या उसमें कुछ रुकावटें पैदा करना चाहते हैं? ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हैं, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स को वक्ती तौर पे बंद भी किया गया है। तो इसका मतलब है कोई अच्छा साइन तो नहीं है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। और चाइना के अंदर भी ये बहस है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है, ये कितना हमारे साथ बड़े जिसे कहते हैं जरा वे फॉरवर्ड के साथ आगे चलना चाहता है। और क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका के साथ अपने मामलात को आगे लेकर जाएगा और फिर उसका मसला जो है ना हमारे साथ खराब होगा? और ध्यान में रखिए, अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कुछ मसाइल पैदा हुए तो इसका भी रीजनल पॉलिटिक्स में फायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत चाहेगा कि चाइना और पाकिस्तान के अंदर ये डेफिसिट आए और वो एहसास दिलवाए कि जनाब पाकिस्तान एक नाकाबिले एतबार जो है ना उसकी सफारतकारी है, उस पर बहुत ज्यादा रिलाई ना किया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला बहुत सेंसिटिव है कि हमें चाइना के साथ किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है और अमेरिका के साथ अपने आप को किस तरह से आगे लेके चलना है। ये मैं इसको सिक्योरिटी इशू जो है, सिक्योरिटी इशू बाद का मसला है। सिक्योरिटी इशू से पहले एक इंटेलेक्चुअल मसला है कि हम चाइना को और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं उसमें खुद को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं, उसके ऊपर फैसला हमें कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, जल्दी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच भैया। अस्सलाम वालेकुम।